हाय गाइस, वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हो, आज का नया टॉपिक होगा सॉल्व नॉट यानी कि मॉडल पेपर, जो पॉलिटिकल साइंस के सेकंड सेमेस्टर के बीए फर्स्ट ईयर के होंगे। इसमें आपको सारे आपके क्वेश्चन के जो मॉडल पेपर होते हैं वो आपको सिखाया जाता है। लर्निंग बेस में अगर बात करें तो कैसे कॉपी लिखा जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा। और सबसे अहम बात ये होगी दोस्तों कि पेपर में किस तरीके से आपको क्वेश्चंस प्राप्त होते हैं और कैसे आपको वहाँ पे जाके करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस मॉडल पेपर से आपको ज़रूर बताएंगे। और जो भी क्वेश्चन आपको फंसता है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आप लोग, मेरी यही आपसे गुजारिश होगी कि आप लोग अच्छे से अपना जो ये मॉडल पेपर दे दिया जा रहा है इसको अच्छे से पढ़िए और जाके अपने पेपर में अच्छे से लिखिए। तो यही आपका सबसे अहम प्रक्रिया होगी और सबसे आपका अहम भूमिका होगी आपके पेपर में दोस्तों। तो इस तरीके से आइए चलते हैं आपके नेक्स्ट यानी मॉडल पेपर की तरफ रुख करते हैं। कैसा पेपर आपके बीच में लेके आया गया है, तो आइए। और दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज आपका टॉपिक ले रहा कुछ इस तरीके से। सबसे पहले बात करेंगे हम आपके यानी कि यहाँ पे दे रखा है टाइम आपका। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट होता है आपका। टाइम मैनेजमेंट में आपका 3 घंटे का टाइम दिया गया है। बीए प्रथम वर्ष सेकेंड सेमेस्टर राजनीति शास्त्र, इसमें आपका जो प्रश्न पत्र है, यहाँ पे आपका प्रश्न पत्र होता है। ये आपका प्रश्न पत्र होता है यहाँ पे इस तरीके से। ये आपका प्रश्न पत्र का नाम है राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाएं, यानी कि अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि 2022-23 का आपका ये बनाया गया कोई आपका मॉडल पेपर होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है। खंड आ यानी कि सेक्शन ए से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने आपको प्रश्न लिखे जाएंगे और कितने अंक शब्दों में आपको लिखना है, यानी कि 50 शब्दों में आपको यहाँ पे लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपका पहले का फर्स्ट बनता है आपका, इसमें आपका राजनीति विज्ञान क्या है। राजनीति विज्ञान क्या है, तो सबसे बढ़िया चीज़ें आपको कि राजनीति विज्ञान होता क्या है। तो आम आदमी के जीवन में जो राजनीति का अर्थ लगाते हैं या छोटे से दूसरी बात है कि किसी दूसरे के प्रति अपनी राजनीतिक खेल खेलते हैं, वही हमारा राजनीति विज्ञान होता है। ये गांव की भाषा में हम लोग बोलते हैं। लेकिन अगर यही बात हम लिखने वाले हैं कि कॉपी में लिखने के लिए या किताबी प्रक्रिया में बात करें, तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना होगा कि आम आदमी राजनीति का अर्थ लगाते समय एक छोटे से दायरे के बारे में सोचता है और वह इसे या तो केवल मंत्रियों और विधायकों की गतिविधियां समझ लेता है, या तो इसे राजनीति की चालबाजियां और चुनाव के पैतरों के साथ जोड़ने लगता है। वह यह अनुभव नहीं करता कि राजनीतिक एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया यानी कि सोशल प्रोसेस है, जो सामाजिक जीवन के अनेक स्तरों पर चलती हैं। तो इस तरीके से आपका होता है। अब इसको बात करें तो जो ये आपका पॉलिटिक्स शब्द होता है, यानी कि पॉलिटिक्स शब्द जो है वो अंग्रेजी की पॉलिटिक्स के जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के पॉलिस यानी कि पॉलिस शब्द से बना है, जो कि ये प्राचीन यूनानी नगर के राज्य का सूचक था। और इन नगर राज्यों को एक विशेष बात यह थी कि इन नागरिक बहुधा अपना शासन क्या करते थे, स्वयं चलाते थे। यहाँ पे अपना क्या करते थे, स्वयं अपना शासक चलाते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बताया। अब यूनान के विचारों ने पॉलिटिक्स की संज्ञा दी है किससे, जो उनकी संबंधित जो गतिविधियाँ थी, उनकी प्राचीन विचारक थे वो पॉलिटिक्स की संज्ञा दी है। और इस गतिविधियों में व्यवस्थित अध्ययन को भी उन्होंने क्या था, पॉलिटिक्स का नाम दिया। तो इस तरीके से उन्होंने अपना योगदान दिया। जो यूनानी विचारक थे वो पॉलिटिक्स शब्द का किस प्रकार से उन्होंने अपना ये पॉलिटिक्स नाम का एग्जाम्पल था। और राजनीति विज्ञान कुछ इस तरीके से मैंने आपको बताया। और इसमें थोड़ा सा बहुत बता दें कि इनमें प्लेटो और अरस्तु और उनके समकालीन यूनानी जो विचारक की दृष्टि में पोलिस या नगर राज्य के मामले में अत्यंत महत्वपूर्ण थे। ये जो प्लेटो और अरस्तु थे, ये पोलिस जो है वो पोलिस नगर के इनके जो महत्वपूर्ण समकालीन थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और अरस्तु ने तो अध्ययन को सर्वोच्च विज्ञान एवं परम विद्या यानी कि मास्टर ऑफ साइंस की संज्ञा दे डाली है,
क्योंकि उसका विचार था कि नागरिक के लिए नगर राज्य जो है वो उत्तम जीवन लेना ही आवश्यक है, यानी कि उत्तम जीवन के लिए उन्होंने बताया है। और अरस्तू ने अपने स्वभाव में इन्होंने कहा है कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, यानी कि मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। तो इस तरीके से आपका होता है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन आता है इसमें दोस्तों, अब सेकंड क्वेश्चन आपका आता है इसमें, प्लेटो ने आत्मा के कितने गुण बताए हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी आपका है। प्लेटो के बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि प्लेटो की जो आत्मा के गुण बताया गया है उसको किस तरीके से उन्होंने अपने साम्राज्य के दौर पे बताया गया है, यानी कि प्लेटो ने राजनीतिक दृष्टिकोण से उन्होंने कितने आत्मा, यानी कि राजनीतिक जो प्लेटो ने आत्मा को राजनीतिक गुण में बताया है वो कितने बताए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा और अच्छे से आप लोगों को समझाने का प्रयास भी करूंगा दोस्तों। तो आपका दूसरा क्वेश्चन होगा दोस्तों इसमें कि प्लेटो ने आत्मा के 3 गुण बताए हैं, कौन कौन से। इसमें उन्होंने कहा है कि प्लेटो जी कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा के 3 मुख्य तत्व हैं। पहला तो आपका आता है इसमें, पहला तो आपका आता है तृष्णा, फिर दूसरा आपका आता है इसमें क्षुधा। कौन सा आता है आपका दूसरा? क्षुधा, यानी कि इसको बोलते हैं या एप्टीटाइट। और फिर आपका आता है एप्टीटाइट, तृष्णा को हम कहते हैं क्षुधा या एप्टीटाइट। फिर दूसरा आपका आता है इसमें साहस, यानी कि स्पिरिट। और तीसरा आपका आता है बुद्धि, यानी कि जिसको हम कहते हैं विस्डम। यानी कि यदि किसी व्यक्ति की आत्मा में इन सभी तत्वों को समन्वित कर दिया जाए तो वह मनुष्य न्यायी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उनके बीच में ये उनको आपका कार्यरत बनाया जाएगा, यानी कि वो न्यायपूर्वक अपना न्याय करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे इसलिए इन्होंने इन 3 गुणों के आधार पर 3 वर्ग मिलते हैं। पहले वर्ग में तो आपका आएगा उत्पादक वर्ग, यानी कि आर्थिक कार्य। दूसरा दिन की इसमें तृष्णा के अनुसार बताया गया है। दूसरा वर्ग यानी कि आपको सैनिक वर्ग में आएगा, यानी कि रक्षा कार्य में आएगा, जिसे साहस बोला जाता है। फिर तीसरा आपका आता है इसमें शासक वर्ग, यानी कि दार्शनिक कार्य, यानी कि ज्ञान और बुद्धि। तो ये तीनों इन्होंने अपने, यानी कि प्लेटो ने आत्मा के 3 गुण बताए हैं। तो इस तरीके से आपका प्लेटो के 3 गुण हैं वो आपको यहाँ पे बताया गया। अब आपका तीसरा क्वेश्चन आता है इसमें वर्चस्व। वर्चस्व होता क्या है इसमें आपका? अब इसमें आपका होता है तीसरा दोस्तों वर्चस्व। वर्चस्व का मतलब क्या होता है दोस्तों? वर्चस्व का मतलब होता है प्रधानता। क्या होता है इसमें? प्रधानता। प्रधानता की बात करें तो मुख्य रूप से इसमें आपको लिखना होगा प्रधानता, यानी कि वर्चस्व हेजमनी या प्राधान्य की अवधारणा द्वारा वैधता का एक अन्य आयाम पेश किया गया। इस संकल्प का विकास जो है वो मार्क्सवादी सिद्धांतकार एंटोनियो ग्रैम्शी के द्वारा किया गया है। ग्रैम्शी के अनुसार, यानी कि ग्रैम्शी के अनुसार कहा गया है यहाँ पे कि पूरी तरह इस सांस्कृतिक साधनों के द्वारा समाज पर नियंत्रित करना हेजेमनी है, यानी कि हेजमनी है। इस तरह वह राजसत्ता, यानी कि स्टेट पावर, और दमनकारी, यानी कि रिप्रेसिव फंक्शन, और शासक वर्ग की सहमति उत्पन्न करके समाज का नियंत्रित करने की क्षमता में अंतर करते हैं। वे मानते हैं कि शक्ति का प्रयोग सिर्फ दमन या बल के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें शासक वर्ग द्वारा दिया गया निर्देशन भी अनुपूरक या सहायक भी भूमिका निभाता है। तो ये हमारा होता है वर्चस्व या प्रधानता। इसको हम बोलते हैं क्या? वर्चस्व या प्रधानता। अब इसमें वर्चस्व जो दिया जाता है, वो वर्चस्व जो होता है वो इसमें आपको बता दें तो प्राथमिक और समझौता आधारित होते हैं। उसके बाद में आपका सिविल समाज, यानी कि नागरिक समाज के बीच संतुलन माना जाता है। और उसके बाद में फिर आपको इस जगह प्रभुत्वशाली, यानी कि प्राधान्य विचारधारा, यानी कि व्यवस्थित दृष्टिकोण पेश
करती है। तो ये वर्चस्व के रूप में निर्धारित किया जाता है, इसको यानी कि मुख्य प्रधानता दी जाती है। अब आपका बताएंगे इसमें रूढ़िवाद, क्या आएगा इसमें आपका रूढ़िवाद। रूढ़िवाद में आपका आता है कि राजनैतिक सिद्धांत के अध्ययन की विभिन्न शाखाओं को हम विशेषतः रूढ़िवादी और आधुनिक में विभाजित करते हैं। रूढ़िवादी जो है वो शाखा विशेषतः दर्शनवाद, विवरणात्मक प्रणाली, राजनीतिक घटनाओं के मूल्यांकन पर विशेष बल देती है तथा क्लासिकल एवं प्राचीन मूल्यों से जुड़ी रहने वाली मानी जाती है। राजनीति शास्त्र में आज आधुनिकतावाद की स्थापना हो चुकी है और रूढ़िवादी विचारधारा राजनीतिक सिद्धांत के विचार के साथ जुड़ चुका है। तो ये होता है हमारा रूढ़िवाद। क्या इसमें आपका नियुक्त किया गया है दोस्तों? रूढ़िवाद के अंतर्गत यानी कि दर्शन शास्त्र, विवरणात्मक और राजनीतिक घटनाओं के मूल्यांकन, तो ये तीनों चीज़ें रूढ़िवाद के अंतर्गत आपको बताया जाता है। अब आपका नेक्स्ट आता है इसमें, अब आपका आता है इसमें दोस्तों पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में आपको लिखना है राज्य के तत्व बताइए। राज्य के तत्व में आपको लिखना है यानी कि एलिमेंट ऑफ स्टेट, यानी कि इसमें है कि इन तमाम परिभाषाओं के आधार पर राज्य के आवश्यक तत्वों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। पहला तो इसमें आपका आता है जनसंख्या, पहला इसमें आपका आता है जनसंख्या। दूसरा आपका आता है, जैसे जनसंख्या में आपको थोड़ा बहुत बताता है कि जनसंख्या के आधार में जैसे आपको आता है कि अलग अलग, जैसे इन्होंने प्लेटो, अरस्तु, रूसो आदि विद्वानों ने आधुनिक प्रजातंत्र शासक में श्रेष्ठ समझते हैं। तो ये आपका जनसंख्या की पॉपुलेशन के अंतर्गत, इसमें पॉपुलेशन किस तरीके से फैलता है, जनसंख्या में होनी, मतलब जनसंख्या के अंतर्गत जो राज्य कितनी जनसंख्या होनी चाहिए एक राज्य के अंतर्गत, और कल्पना की आदर्श में शासन व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद में फिर प्लेटो ने अपनी पुस्तक में रिपब्लिक में उन्होंने लिखा है कि राज्य में 5040 नागरिक होने चाहिए और इसी प्रकार जनसंख्या लगभग 10,000 होनी चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने पहले यानी कि जनसंख्या में बताया है। फिर दूसरा आपका आता है इसमें कि निश्चित क्षेत्र या भूभाग, यानी कि निश्चित क्षेत्र या भूभाग यानी टेरिटरी, क्या बोलते हैं इसको, टेरिटरी। अब दूसरा इसमें आपका आता है निश्चित क्षेत्र या भूभाग, यानी इसको हम कहते हैं टेरिटरी। डिग्बिट और सीले आदि कुछ विद्वानों ने निश्चित क्षेत्र को राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए वर्तमान में सभी विद्वान निश्चित क्षेत्र को राज्य एक आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। और जैसे राज्य का व्यक्तित्व आधार जनता है, उसी प्रकार भौतिक आधार क्या है, प्रदेश है। तो इसी से आपका ये दूसरा हो गया। तीसरा आपका आता है इसमें सरकार, यानी कि गवर्नमेंट। इसमें आपको थोड़ा बहुत बता दें कि जैसे मानव समूह के एक निश्चित क्षेत्र में उस उद्देश्य प्राप्त करने के लिए संगठित होता है, वह उद्देश्य उस समय तक पूर्ण नहीं हो सकता है। तो ये सरकार के अंतर्गत जो भी आपका कुछ होता है, जैसे कोई आपका योजना लागू हुआ, कुछ चीज़ें जैसे सरकार द्वारा पारित की गई शक्ति, संविधान, तो ये सारा सरकार के द्वारा होता है। फिर आपका आता है 4 नंबर संप्रभुता। चौथा क्या आता है, संप्रभुता की सावर्निटी। संप्रभुता की बात करें तो राज्य की संप्रभुता से तात्पर्य है कि राज्य आंतरिक रूप से उत्तम हो, अर्थात उन क्षेत्र में स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों को आज्ञा प्रदान कर सके। फिर आपका आता है फिर दैवीय सिद्धांत आता है कि डिवाइन थ्योरिटी। तो ये आपके जो यानी कि बात करें तो इसके राज्य के जो तत्व है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी दैवीय सिद्धांत हो गया, फिर सिद्धांत के तत्व माने जाते हैं, उसके फिर दैवीय सिद्धांत के समर्थक होते हैं, फिर सिद्धांत की आलोचना होती है, उसके बाद में फिर आपका ऐतिहासिक यानी कि अनऐतिहासिक व अनैतिक हो गया, फिर राजा स्वेच्छाचारी व निरंकुश हो जाएगा, फिर अतार्किकता, रूढ़िवादी धारणा, यानी कि मैंने रूढ़िवादी जो आपको पहले बताया, उसके बाद में फिर आपको नास्तिकों के लिए निरर्थक हो गया, फिर वर्तमान परिस्थितियों में लागू नहीं होता है। तो ये सारे ये क्या होते हैं, राज्य के तत्व होते हैं।
अब उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चौथा क्वेश्चन आपका आता है इसमें कि राज्य एक अनावश्यक बुराई के रूप में तत्व, यानी कि राज्य एक अनावश्यक बुराई के रूप में तत्व। आंसर में आपको इसमें लिखना होगा कि एक अनावश्यक बुराई के रूप में राज्य, ये आपका हेडिंग हो जाएगा, यानी कि एक अनावश्यक बुराई के रूप में राज्य के पक्ष में तर्क देने के लिए आमतौर पर एक ऐसी स्थिति की कल्पना की जाती है जिसमें ऐसी कोई संस्था ना हो जो कि लोगों की जिंदगी और संपत्ति की सुरक्षा करे और उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को सजा दे। इस तरह की स्थिति की इच्छा करनी चाहिए या नहीं, यह मानव प्रवृत्ति जो हमारे नज़रिए पर निर्भर करता है। तो ये होती है उनकी अनावश्यक बुराई। उसके बाद फिर स्टीवन ल्यूक यानी कि आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सातवां क्वेश्चन आपका आता है इसमें कि ल्यूक यानी कि स्टीवन ल्यूक की त्रिविमीय उपागम क्या है। स्टीवन ल्यूक का जो त्रिविमीय उपागम दे रखा है इसके बारे में हम आपको थोड़ा बहुत बताएंगे। अब हम आपको बता दें, स्टीवन ल्यूक के अनुसार राजनीति सत्य के 3 उपागम हैं। इनसे इस बात की व्याख्या होती है कि वे राजनीति की बुनियादी रूप से विवादास्पद अवधारणा क्यों करते हैं। पहला तो इसमें आपका आएगा कि सबसे स्पष्ट स्तर पर शक्ति का प्रयोग या सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है कि समूह की शक्तिशाली हितों के दूसरों समूहों से ज़्यादा वरीयता मिले। फिर दूसरा आपका आता है कि कई बार शक्ति का प्रयोग इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी किया जा सकता है कि कुछ मुद्दे या विकल्प भी कभी कभी वाद विवाद के लिए सामने आए, अर्थात शक्ति खुद वाद विवाद के एजेंडे को तय करती है। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट और फिर आपका तीसरा आता है अनुभाविक यानी कि अनुभवाश्रित उपागम यानी कि अनुभाविक उपागम। तो ये स्टीवन ल्यूक की त्रिविमीय उपागम है। उसके बाद फिर आपका आता है आधुनिकतावाद की विशेषता। उसके बाद में आपको हम इसमें बताएंगे कि आधुनिकतावाद की विशेषताएं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां आता है इसमें। अब इसमें आपका आता है आधुनिकतावाद की जो विशेषता है वो मुख्य रूप से निम्न प्रकार का है। पहला तो आपका आता है इसमें, पहला आता है वास्तविक समाज से निर्मित है। दूसरा समुदाय यानी कि समुदाय समूह की वरीयता। तीसरा आपका आता है उत्तर आधुनिकतावाद तर्क को रद्द करता है। तीसरा आपका आता है आधुनिकतावाद तर्क को रद्द करता है। फिर चौथा आपका आता है क्रांति, यानी कि क्रांति में किसी चीज़ की क्रांति लानी हो। उत्तर आधुनिकतावाद यानी कि आधुनिकतावाद तर्क होता है जो आधुनिकतावाद में तर्क किया जाता है। फिर आपका आता है 5वां लोकगीत को रद्द करता है। 6वां आता है भाषा का महत्व। 7वां आपका इसमें दे रखा है कि यानी कि उत्तर आधुनिकतावाद की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, यानी कि शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण क्या है इसका। 8वां आता है इसमें उत्पीड़न। तो ये इसके जो विशेषताएं हैं मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार होता है इसमें आपका। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट आता है अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दोस्तों कि राजनीति वर्ग यानी कि राजनीति वर्ग प्रभुत्व का क्या साधन है। प्रभुत्व में क्या है इसमें आपका होता है कि यानी कि पॉलिटिक्स इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन, यानी कि मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार इसमें बताया गया है कि राजनीति और संघर्ष इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि उसकी उत्पादन जो प्रणाली होती है वो तर्कसंगत आधार यानी कि रेशनल बेसिस पर संगठित नहीं होती है। इसमें का नंबर आता है आपका कि श्रम लेबर प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति के लिए अनिवार्य हो। फिर खा नंबर आता है तकनीकी। इसमें आपका खा नंबर होता है कि तकनीकी विकास पर चरम शिखर पर पहुंच चुका हो ताकि उपलब्ध साधनों पर अधिकतर उत्पादन किया जा सके। और गा नंबर फिर आपका आता है नेक्स्ट इसमें कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व हो ताकि सारा उत्पादन साधन की आवश्यकताएं सामाजिक लाभ यानी कि सोशल बेनिफिट हो और निजी लाभ यानी कि प्राइवेट प्रॉफिट न हो। यही होता है केवल तर्कसंगत उत्पादन प्रणाली ही समाज में सच्चे सहयोग को बढ़ावा दे सकती है। तो ये होती है राजनीतिक वर्ग यानी कि प्रभुत्व का साधन।
उसके बाद फिर अराजकतावाद की आलोचना बताइए, यानी कि अराजकतावाद की जो आलोचनात्मक आलोचना हुई है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे आपको। इसमें आपका अराजकतावाद का पहला दे रखा है कि अराजकतावादी दर्शन काल्पनिक है, यानी कि अराजकतावाद में जो दार्शनिक कल्पनक है यानी काल्पनिक है, उसमें दिया गया है कि केवल कल्पनाओं आदर्शों से समाज और व्यक्ति के जो जीवन की कल्याणकारी नहीं किया जा सकता है, उसमें केवल मनुष्य को मुक्त रखना चाहते हैं। तो ये आपका होता है अराजकतावादी दार्शनिक काल्पनिक। अब इसमें दूसरा आपका आएगा, यानी कि दूसरे में आपका आएगा कि मानव सद्गुण और दुर्गुण दोनों से युक्त है। जो मानव है यानी मनुष्य जो है वो सद्गुण से भी भरा है और दुर्गुण से भी भरा है, यानी कि आचार और विचार दोनों को छोड़ करने की बात करें तो जो यानी कि सद्गुण जो है अच्छाइयों से और दुर्गुण जो है वो बुराइयों दोनों से ये मनुष्य अपने आप में नियुक्ति है। फिर आपका था अराजकतावादी आपस में विरोधाभासी है, यानी कि अराजकतावादी आपस में विरोधाभासी है। इस विचारधारा के हमें ये चीज़ें जानकारी इसमें मिलती है कि जब यानी कि जो कुछ क्रांतिकारी साधनों से इसको स्थापित करने पर बल देते हैं और अवस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए भी राज्य शक्ति का होना आवश्यक माना जाता है, जिससे कि कोई अराजकता न फैले। और अराजकता की बात करें तो राज्य में कोई दंगा फसाद, उसके बाद में फिर कानून की अवहेलना न करें, तो ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आपका आता है नैतिक दृष्टि से गलत है, यानी कि आपका फिर अराजकता के अंतर्गत जो आलोचना है वो नैतिक दृष्टि से गलत है, यानी कि चौथा आपका आता है। फिर पांचवा आपका आता है इसमें कि धर्म मनुष्य का प्रिय दृष्टिकोण है। फिर नेक्स्ट आता है स्वतंत्र संबंधी दृष्टिकोण संकल्पना मात्र है। उसके फिर बाद में फिर आपका निष्कर्ष आता है। निष्कर्ष में इसका अपन की बात करें तो इसका कॉन्टेक्स्ट यानी कि कॉन्टेक्स्ट की बात करें हैं तो आपका रेजुलेशन इसमें आपको लिखना होता है, जो आपको इसमें सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो इस तरीके से आपको अराजकता की जो आलोचनाएं थी उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद में अब आपका आता है ये आपका खंडबा यानी खंड, यहाँ पे सॉरी दोस्तों खंडबा होना चाहिए, यहाँ पे खंडबा होना चाहिए, यानी कि खंड आ के सारे क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन थे जो आपको मैंने बताए वो सारे एक एक करके मैंने आपको क्लियर किया है। इसमें आपको जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा ज़रूर एक बार दोबारा वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको एक बार में नहीं समझ में आएंगे। नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस टफ सब्जेक्ट होता है, इसमें थोड़ा बहुत अगर समझ में आता है तो पहले आपको क्लियर वाइज से पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपको समझ में आएगा। और एक एक टॉपिक मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगा, क्योंकि समझने में आपको जो दृष्टिकोण होती है वो आपको क्लियर करने में होती है। तो जहाँ तक मेरा सवाल है दोस्तों कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और अच्छे से आपको समझ भी आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को अच्छी अगर लग रही हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अब आपका आता है खंड सानम यानी खंड बा में। खंड बा में आपका पूछा गया सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर लिखना है आपको 200 शब्दों में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, पहले में आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरे में आपका है उत्तर आधुनिक यानी कि उत्तर आधुनिकतावाद पर निबंध लिखिए और उत्तर आधुनिकतावाद पर निबंध लिखिए। ये तीसरे क्वेश्चन में आपका पूछा गया व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध, यानी कि दूसरे में आपको ही इसमें उत्तर आधुनिकतावाद पर निबंध लिखिए। अब इसमें आपका आएगा उत्तर आधुनिकतावाद का शाब्दिक अर्थ। हेडिंग डालेंगे आप लोग में आप लोग हेडिंग डालेंगे उत्तर आधुनिकतावाद का शाब्दिक अर्थ। इसमें आपको लिखना होगा कि आधुनिकतावादी जो आंदोलन के बाद अस्तित्व में आया, जहां आधुनिक शब्द का अभिप्राय वर्तमान में से संबंधित से लिया गया, यानी कि वर्तमान से संबंधित से लिया जाता है, वहां आधुनिकतावाद का आंदोलन तथा इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया का परिणाम स्वरूप उभरने वाले आधुनिकतावाद को परिप्रेक्ष्यों के समूह के रूप में समझा जाता है। यानी कि इसमें आपको जो आधुनिकतावाद शब्द का जो अभिप्राय हुआ है वो वर्तमान से संबंधित रूप से लिया गया है, यानी कि जो इसका जो तात्पर्य है वो आंदोलन के बाद के अस्तित्व में आया था। उसके बाद फिर आपको उत्तर आधुनिकतावाद एक साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सौंदर्य शास्त्रीय दर्शन है। उत्तर आधुनिकतावाद जो आपका है वो राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक और सौंदर्य शास्त्रीय दर्शन है, जिसका आधार एक परिस्थिति विशेष अथवा अवस्था अथवा संस्थाओं एवं परिस्थितियों में कुछ ऐसे परिवर्तनों का वर्णन करता है जिन्हें
वे आधुनिकतावाद के उपरांत मानते हैं और उत्तर आधुनिकता का नाम देते हैं। आलोचनात्मक सिद्धांत से इसे साहित्य, नाटक, भवन निर्माण, कला, डिजाइन, मार्केटिंग, व्यवसाय तथा इतिहास, कानून एवं संस्कृति की व्याख्या में 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होने वाले परिवर्तनों के साथ जोड़ा जाता है। ये घटनाएं अर्थात संपूर्ण पश्चिमी मूल्य अवस्था यानी कि वैल्यू सिस्टम किसके अंदर, वैल्यू सिस्टम के अंतर्गत आते हैं ये आपके। और पुनः मूल्यांकन जैसे प्रेम विवाह, लोक संस्कृति, औद्योगिक अर्थव्यवस्था से सेवा अर्थव्यवस्था में परिवर्तन जो 1950 या 1960 के दशकों में दिखाई देनी आरंभ हुई तथा जिसकी चरम सीमा है वो 1968 के सामाजिक आंदोलनों में हुई है। तो उत्तर आधुनिकतावाद को ऐसी प्रवृत्तियों के साथ जोड़ा जाता है जिन्हें हम सापेक्षित यानी कि प्रबुद्धवाद विरोधी यानी कि काउंटर ऑफ एलिजमेंट अथवा आधुनिकता विरोधी एंटी मॉडर्न कहा जाता है। और विशेषता बुद्धिवाद यानी कि सर्वव्यापकता तथा विज्ञान की आलोचना के संदर्भ में कई बार इसे हम किसी समाज में ऐसी प्रवृत्तियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो नैतिकता के उपरांत की परंपरागत व्यवस्थाओं के विरुद्ध है। उसके बाद में फिर आपका आता है इसमें ज्ञान मीमांसा के स्तर पर उत्तर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत उदारवादी तथा मार्क्सवादी दोनों के तीनों मूल सिद्धांतों को रद्द कर देता है और ये सर्वव्यापकतावाद, दूसरा तत्व यानी कि तात्विकतावाद, तीसरा यानी कि न्यूनीकरणवाद, संक्षेप में सर्वव्यापकतावाद संपूर्ण की समझ में विश्वास करता है बजाय उन टुकड़ों भागों को समझ में जिनसे मिलकर संपूर्ण की रचना होती है। और सर्वव्यापकतावाद सोचने के बजाय बृहत की बात करता है। फिर आपका तात्विकतावाद किसी घटना के अनिवार्य मूल तत्व को समझने के महत्व पर ध्यान केंद्रित करता है और बजाय उनकी दिखावट के तथा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों में न्यूनीकरण का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से लिया जाता है जो किसी घटना की व्याख्या अथवा विश्लेषण का एक एकल तत्व को घटा देता है। इसमें मार्क्सवाद के अंतर्गत समाज के आर्थिक विभाजन तथा सभी प्रकार के सामाजिक राजनीतिक विशेषाधिकारों को एक एकल तत्व अर्थात वर्ग संघर्ष में घटा दिया गया है जो इतिहास की दिशा में निश्चित करता है। समझने में बहुलवादी तत्वों को सुगमता पर बल दिया जाता है और इतिहास के विशिष्ट वर्गीय अध्ययनों के बजाय यह जन इतिहास तथा उपेक्षित वर्गों के अध्ययन को समर्थन करता है। उसके फिर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के क्रमबद्ध परिवर्तनों के सिद्धांत को रद्द करते हुए यह समाज में विशिष्ट समूह को मुक्ति का समर्थन करता है। इसी तरह सर्वव्यापी अधिकारों के बजाय विशिष्ट समूहों जैसे महिलाएं, फिर समलैंगिक जनजातीय, अश्वेत अथवा हाशिए पर अन्य समूहों के अधिकारों पर बल देता है। उत्तर आधुनिकता के कुछ प्रमुख लेखक हैं जो माइकल फूका हैं, दरिदा हैं, लियोटार्ड हैं, उसके बाद फिर रिचर्ड हैं, रोर्टी हैं, स्टालिन हैं, फिश हैं, कैथरीन मैकिनान, रॉबर्ट बेंटूरी, ल्यूलिस इरिगरे। ये सभी लेखक स्वयं को काफ़ी हद तक नीचे मार्क्स और मार्कस ने प्रभावित मानते हैं। तो ये आपका उत्तर आधुनिकतावाद पे ये सारी चीज़ें आपको बताइए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका आता है इसमें, तीसरा क्वेश्चन कि व्यक्ति और समाज के बीच संबंध के संदर्भ में उदारवाद के केंद्रीय सिद्धांतों को बताते हुए निबंध लिखिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर किया। फिर तीसरा यानी कि व्यक्ति और राज के बीच जो संबंध है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताएंगे। अब उदारवाद यानी कि आंसर में आप लिखेंगे कि उदारवाद में व्यक्ति और राज, हेडिंग डालेंगे व्यक्ति यानी कि उदारवाद में व्यक्ति और राज। आंसर लिखना होगा आपको उदारवाद पुनर्जागरण ने एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जिसे हम उदारवाद कहते हैं। यानी पुनर्जागरण ने एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया है जिसे हम क्या कहते हैं, उदारवाद कहते हैं। प्रारंभिक उदारवाद को
नकारात्मक स्वतंत्रता भी दिया गया है। इसमें आपका जो प्रथम रूप से यहाँ प्रारंभिक रूप से उदारवाद को नकारात्मक स्वतंत्रता भी माना जाता है, और इस नई विचारधारा की उत्तम अभिव्यक्ति जो हॉब्स, लॉक और बेंथम, J.S. मिल तथा कई अन्य लेखकों की रचनाओं में हुई है। उसके बाद प्रारंभिक उदारवाद को आधार यानी कि व्यक्तिवाद था, और उदारवादी विचारधारा व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा और उसकी बौद्धिकता और मूलभूत अच्छाइयों पर विश्वास करती है। प्रारंभिक उदारवाद में स्वतंत्रता का कई यानी कि अर्थ जो बंधनों का अभाव लिया गया है। ये बंधन आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक सभी माने जा गए हैं, और राजनीतिक स्तर पर इसका अर्थ था कि सामाजिक कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप, यानी कि आर्थिक स्तर पर इसका अर्थ होता है कि स्वेच्छाचारिता अर्थात व्यक्ति को आर्थिक मामलों में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, और व्यक्तिगत स्तर का स्तर था कि राज्य और समाज व्यक्ति के निजी मामलों में हस्तक्षेप ना करे। तो ये था यानी कि फिर उसका उदारवादी विचारधारा में J.S. मिल ने व्यक्ति को स्वतंत्रता में केवल राज्य का ही नहीं बल्कि समाज, जनमत और रीति रिवाजों को हस्तक्षेप भी अनुचित माना है। वो अपनी रचनाएं में उस समय लिख रहे थे कि जब प्रजातंत्र का उदय हो रहा था और राजनीति में हिस्सा लेने का अधिकार समाज के सभी लोगों को था, तथापि मिल लोगों को वोट का अधिकार देने वाले प्रजातंत्र के पक्ष में नहीं था, और उनके अनुसार जनशक्ति जैसी धारणाएं मिथ्या, अधिक और सच कम है। उसका प्रारंभिक उदारवाद के लेखक प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत सुख और यानी कि अपने सुख और कल्याण से प्रेरित होता है। लेखक मध्यकालीन रूढ़वादिता, सामंतहीन अज्ञान और प्रथाओं के विरुद्ध जूझ रहे थे, और उनका विचार था कि इन बाधाओं का सामना व्यक्तिगत उपक्रम द्वारा ही किया जा सकता है। उसके बाद फिर उदारवाद ने व्यक्ति के अधिकारों की धारणा की रचना की, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को राज्य की उत्पत्ति से पहले कुछ प्राकृतिक अधिकार मिले हुए थे, जिनसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार प्रमुख हैं। क्योंकि इन अधिकारों को राज्य नहीं देता है, अतः वह इन्हें ले भी नहीं सकता। ये व्यक्ति का अदेय अधिकार है। राज्य की जो उत्पत्ति है वो इन अधिकारों की रक्षा के लिए हुई है। उदारवादी विचारधारा ने सार्वजनिक हित तथा सामूहिक हित की धारणाओं को अस्वीकार कर दिया। इसका विचार था कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम करती है, और उदारवाद विचारधारा का उद्देश्य किसी आदर्श राज्य की खोज नहीं थी, बल्कि व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक बंधनों को तानाशाही सरकारों से मुक्ति दिलाना था। तो इस प्रकार इन्होंने अपना अपना योगदान दिया है, और अपने अपने पुस्तकों में ये लोग अपना जो मत प्रकट कर किए थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई है। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि उदारवाद और व्यक्ति के जो बीच उदारवाद यानी व्यक्ति और राज्य के बीच जो संबंध स्थापित हुए थे वो सिद्धांत कुछ इस प्रकार थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका आता है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपका आता है इसमें कि अलगाव की मार्क्सवादी अवधारणा का परीक्षण कीजिए। बहुत ही बढ़िया ये भी क्वेश्चन आपका है। अब चौथे में आपको लिखना पड़ेगा आंसर में फर्स्ट नंबर, यानी अलगाव की मार्क्सवादी अवधारणा और उसकी प्रासंगिकता। कार्ल मार्क्स ने यह तर्क दिया है कि पूंजीवाद उत्पादन में अधिकांश व्यक्ति जो अलगाव युक्त यानी कि श्रम या काम करते हैं। अलगाव युक्त का मतलब होता है दोस्तों कि श्रम या काम करते हों, यानी कि अधिकांश व्यक्ति जो आते हैं अलगाव युक्त में वो होते हैं श्रम यानी कि मजदूर, जिसे हम कहते हैं क्या, मजदूर या मजदूरी का काम करते हैं। इनका मानना है कि अलगाव को ख़त्म करके ही मनुष्य की आज़ादी को हासिल किया जा सकता है। मार्क्स यह मानते हैं कि प्रामाणिक आज़ादी हासिल करने के लिए ज़रूरी है जीवन की गतिविधियाँ उत्पादन की ज़रूरतों को और भौतिक अभाव को नियंत्रित न हो। मार्क्स मानते हैं कि बाहरी दुनिया आदमी की प्रकृति का हिस्सा है, इसलिए आदमी जिसके
वातावरण के बीच यह संबंध स्थापित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मार्क्स ने ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रिया में वर्ग संघर्ष और भूमिका पर विशेष बल दिया है। मार्क्स का विश्वास था कि धनवान और निर्धन वर्गों के बीच का यह संघर्ष समाज के इतिहास से भी तभी से मौलिक महत्व का वस्तु रहा है जब से आदमी जनजातीय समाज से लुप्त हुआ है। यानी कि जो जनजाति समाज हुई थी उससे जब आदमी अपने आप को विलुप्त किया है, क्योंकि उस समाज में उत्पादन के वर्गों के हाथ में रही है जिसने दूसरे वर्गों को पराधीन बनाकर उस निरंतर अत्याचार किए हैं। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मजदूर ही समाज का बागडोर नहीं संभाल लेते, तब तक उत्पादन के साधनों को सामाजिक स्वामित्व स्थापित हो जाएगा। सबके सब लोग उत्पीड़न करने लगेंगे, तभी समाज शोषण और वर्ग संघर्ष के अभिशाप से मुक्त होगा। बात करेंगे कि आधुनिक युग को मार्क्स ने वर्ग संघर्ष में चरमोत्कर्ष चरम उत्कर्ष की अवस्था माना है, और उसका अनुमान यह है कि पूंजी पर आधारित उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत उत्पादनकर्ताओं की तीव्र प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप सारी पूंजी और जमीन धीरे धीरे इन्हें गिने लोगों के हाथों में सिमटती चली जाएगी। परिणामतः पूंजीपति वर्ग छोटा होता चला जाएगा और श्रमिक वर्ग का आकार बढ़ता जाएगा। निसर्वहारा वर्ग विशाल संख्या और सुदृढ़ संगठन के विजय के बाद परस्पर विरोधी वर्गों को अस्तित्व आगे चलकर समाप्त हो जाएगा और वर्गहीन समाज को स्थापना हो जाएगी जिसमें सभी सदस्य उत्पादन करने वाले होंगे, दूसरों के श्रम पर चलने वाले कोई नहीं। उसके फलस्वरूप शोषण वर्ग के जो अस्तित्व मिट जाएगा और वर्गहीन समाज की स्थापना होगी। मार्क्स ने इसे साम्यवादी समाज की संज्ञा दी है, साम्यवादी समाज की ये इन्होंने संज्ञा दिया है। इसीलिए साम्यवादी और क्रांति के फलस्वरूप राज्य भी लुप्त हो जाएगा। अतः साम्यवादी समाज वर्ग के साथ राज्यहीन होगा, परंतु साम्यवाद के स्थापना पहले से एक अंतरिम अवस्था को पार करना होगा जिसमें उत्पीड़न के सभी साधनों को सामाजिक स्वामित्व स्थापित करके पूंजीवाद के अंतिम अवशेषों को हटाना होगा। मार्क्स ने इन समाजवाद की संज्ञा दी है। अब इसकी जो विशेष वाद थे, यानी कि इसमें आपका जो विशेष वाद दिया गया है कि विशेषता था इसमें सर्वहारा और अधिनायक तंत्र होगा और इस अवस्था में राज्य का स्वरूप अपने पूर्ववर्ती राज्यों के उत्पीड़नकारी होगा और पूर्ववर्ती राज्यों में विपरीत इसमें पुराने शोषक वर्ग का उत्पीड़न किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका अलगाव और मार्क्सवादी अवधारणा जो नीति थी, अवधारणाएं परीक्षण हुई, वो आपको यहाँ पे बताया गया है। पांचवा क्वेश्चन आपका आता है इसमें, लोकतंत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद फिर आपका आता है लोकतंत्र का ऐतिहासिक विवरण, यानी कि ऐतिहासिक विवरण। इसमें आपको लिखना होगा कि उदारवाद के प्रजातांत्रिक विचारों को आरंभ से ही समर्थन किया है। वास्तव में इंग्लैंड एवं यूरोप के उदारवाद के उदय के बाद ही राजतंत्र यानी कि प्रजातंत्र का रास्ता खुला तथा एक सम्मानजनक शब्द में परिवर्तित हुआ। प्रजातांत्रिक विचार और कुछ नहीं, वे एक ऐसे समाज को शासित करने की मांग थी जिसमें स्वयं को धार्मिक परंपराओं तथा राजशाही से मुक्त कर लिया था। स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, धर्मनिरपेक्षता तथा न्याय उदारवाद के मूल तंत्र बन गए तथा प्रजातंत्र इन्हें प्राप्त करने का एक साधन। प्रजातंत्र की इस धारणा जो यूरोप में नए उदारवादी राज्यों में उभरी और दो समस्याओं को ध्यान केंद्रित किया। पहला आपका आता है कि राज्य के विरुद्ध नागरिक समाज के आधार पर स्थापित करने का प्रयत्न किया गया। दूसरा, शक्ति के विकेंद्रीकरण के साधन प्रजातांत्रिक विचारों को स्वीकृत का प्रभाव अभिप्राय था। सामाजिक तथा राजनीतिक संबंध परामर्शी मानव इच्छा के परिणाम का विषय रहा है और इनके लिए 3 शर्तों की आवश्यकता थी। पहली तो इसमें राज्य को धर्म से पृथक करना आवश्यक था।
इसे धार्मिक सुधार आंदोलनों तथा वैज्ञानिक खोजों के माध्यम से पूरा किया गया था। फिर दूसरा आपका है कि सामंतवादी संबंधों को समझौता आधारित संबंधों से परिवर्तित किया जाता था। उसके फिर इसे 16 से 18 शताब्दी से हुई वाणिज्यिक क्रांतिकारी क्रांतिकारी माध्यमों से इन्होंने अपना माध्यम से प्राप्त किया है। फिर आपका आता है तीसरा कि राजनीतिक सहभागिता के प्रति लोक अनभिज्ञता को भी समाप्त किया जाना आवश्यक समझा था और इसी शिक्षा के प्रसार तथा आम जनता का सामान्य चेतना में विकास के माध्यम से प्राप्त किया गया। अब जिसने उन्हें इसे योग्य बनाया कि वे जान सके कि उन्हें सरकारों से क्या चाहिए और किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, यह 19वीं शताब्दी से प्रगति का परिणाम था। उसके बाद में फिर आपका आता है कि इसी तरह जॉन लॉक ने भी लोक सहमति पर आधारित सरकार को लोकहित के सिद्धांतों में निम्नलिखित आधारों पर स्पष्ट किया है। इसमें पहला आपका आता है कि सामाजिक शक्ति का अंतिम स्रोत जनता है। दूसरा, किसी भी न्यायोचित सरकार को शक्ति सीमित होती है और सरकार को लोगों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अन्यथा सरकार और जनता के बीच समझौते का विघटन हो सकता है। फिर तीसरा आपका आता है इसमें कि व्यक्ति कुछ प्राकृतिक अधिकारों का मालिक है और अंतोदत्वा सरकार लोगों को आवश्यकता पूर्ति के लिए होती है और ना इसको विलोमता लगाने इसे ब्लेम कर सकती है। फिर आता है लॉक ने केवल सहमति का सत्ता का वैध आधार बनाया है, जो कि प्रजातांत्रिक शासन को सैद्धांतिक आधार पर औचित्य है। हालांकि उस प्रतिनिधि सरकार के संसदीय रूप बहुमत का सरकार या शक्तियों के पृथक्करण से स्पष्ट रूप से विचार नहीं दिए हैं, परंतु ये सभी उसके सिद्धांत से अंतर्निहित होते हैं। लॉक द्वारा सुझाई गई सरकार जो लौकिक प्रभुसत्ता, व्यक्तिगत अधिकार तथा कार्यकुशल प्रशासन के बीच एक संतुलन था। तो इस तरीके से परंपरागत यानी कि यहाँ पे लोकतंत्र के जो ऐतिहासिक व्यवस्थाएं थी वो चीज़ें आपको थी। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट हेडिंग आता है कि परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लासिक लेवल ऑफ डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र के परिणाम यानी कि परंपरागत यानी कि उदारवादी सिद्धांत का निम्नलिखित विशेषताएं रेखांकित की जा सकती हैं। पहला इसमें आपका आता है कि प्रजातंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत शासन के संदर्भ से जनता को सर्वोच्च मानता है। उदारवादी सिद्धांत से सुशासन के संदर्भ से है वो जनता को सर्वोच्च मानता है। दूसरा आता है कि प्रजातंत्र का यह धारणा व्यक्ति की इच्छा को महत्व देती है और यह व्यक्ति को विवेकशील, नैतिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से सक्रिय और आत्मस्वार्थी मानती है। तीसरा, यह पुराने राजतंत्रों, कुलीनतंत्रीय शासनों को पूर्णतः विरुद्ध है और यह व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हेतु लोगों द्वारा सरकार में भागीदारी तथा कड़े नियंत्रण पर बल देते हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें स्वेच्छातंत्रवाद क्या है, कल्याणकारी उदारवाद से किस तरह भिन्न है, व्याख्या कीजिए। स्वेच्छातंत्रवाद क्या है? अब आपको इसमें बताएंगे स्वेच्छातंत्रवाद क्या है, कल्याणकारी उदारवाद से किस तरह भिन्न है। स्वेच्छातंत्रवाद एवं कल्याणकारी उदारवाद, इसमें आपको लिखना है कि स्वेच्छातंत्रवाद विशेषतः राजनीतिक दर्शन और आंदोलन के बारे में है, जो स्वतंत्रता को मूल सिद्धांत के रूप में बनाए रखता है, यानी कि स्वतंत्रता के जो मूल रूप होते हैं उसके माध्यमों को बनाए रखता है। स्वेच्छातंत्रवाद के विचारक इसे बनाए रखने के लिए दोनों यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करें तो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है यानी कि आदमियों की जो अपनी स्वतंत्रता होती है उसको कायम रखना या बनाए रखना, और फिर सामाजिक समानता पर जोर देते हैं। वाम उदारवाद की भांति पूंजीवाद का समर्थन करने वाले स्वेच्छातंत्रवाद के प्रकार और प्राकृतिक संसाधनों के निजी स्वामित्व की बात करते हैं। स्वेच्छातंत्रवाद लैटिन के यानी कि लिबरेटस की बात करें तो लिबरेटस जो है आपका लिबरेटस, इसको बोलते हैं स्वतंत्रता। लिबरेटस की बात करें तो स्वतंत्रता,
को एक मुख्य सिद्धांत के रूप में विकसित है। स्वतंत्रतावादियों ने स्वायत्तता और राजनीतिक स्वतंत्रता को अधिकतम करने की कोशिश की है। मुक्ति संघ, व्यक्तिवाद और स्वैच्छिक संघ पर जोर दिया है। स्वतंत्रतावादियों को अधिकार और राज्य का संदेह है सत्ता, लेकिन उनमें से कुछ मौजूद आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों के विरोध के दायरे में आते हैं। उदारवाद के विचार के विभिन्न स्कूलों में राज्य और निजी शक्ति के वैध कार्यों के बारे में विचारों की एक श्रृंखला की पेशकश की जाती है, जो अक्सर सामाजिक संस्थाओं के प्रतिबंध या विघटन की बात करते हैं। विभिन्न वर्गीकरणों का उपयोग उदारवाद के विभिन्न रूपों का अलग करने के लिए किया गया है। कल्याणकारी उदारवाद एवं विचारक संपत्ति और पूंजी की प्रकृति पर उदारवादी विचारों का अलग करते हैं। आमतौर पर वाम या दक्षिणवादी समाजवादी पूंजीवादी लाइनों के साथ है। फिर आपका नेक्स्ट आता है कि राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित कीजिए और इसकी प्रासंगिकता विवेचना कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका ये भी है। इसमें आपको लिखना होगा सबसे पहले तो आपको बताएंगे इसमें कि राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है। राजनीतिक सिद्धांत राज्य से संबंधित ज्ञान है जिसका राजनीतिक अर्थ होता है कि सार्वजनिक हित के विषय तथा सिद्धांत का अर्थ क्रमबद्ध ज्ञान ने सिद्धांत का जो अर्थ दे रखा है वो आपका होता है क्रमबद्ध ज्ञान। और डेविड हेल्ड के अनुसार कहा गया है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित धारणाओं और सामान्य नियमों का वह समूह है जिसमें सरकार, राज्य और समाज की प्राकृतिक उद्देश्य तथा प्रमुख विशेषताएं एवं व्यक्ति की राजनीतिक क्षमताओं के बारे में विचार, परिकल्पनाएं और विवरण निहित होते हैं। फिर हैकर महोदय के अनुसार कहा गया है कि राजनीतिक सिद्धांत जहां एक तरफ अच्छे समाज और अच्छे राज्य से संबंधित नियमों का निष्पक्ष खोज है, वहीं दूसरी तरफ यह राजनीति और सामाजिक वास्तविकता का निष्पक्ष ज्ञान हो। एक अन्य लेखक राज यानी कि कैटलिन के अनुसार कहा गया है इसमें कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन शास्त्र दोनों का मिश्रण है, जहां विज्ञान और संपूर्ण समाज जीवन के नियंत्रण के विभिन्न स्वरूपों की प्रक्रिया की तरफ ध्यान दिलाता है। अर्थात इस संबंध साधनों में है जहां राजनीतिक दर्शन का संबंध उन साध्यों तथा मूल्यों से है जब व्यक्ति इस तरह के प्रश्नों पर विचार करता है जो राष्ट्रीय हित क्या होता है या एक अच्छा समाज क्या होता है, तो इसके अनुसार यहाँ पे कहा गया है। फिर आपका दिया गया है नेक्स्ट आपका हेडिंग कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता। इसमें राजनीति जो प्रासंगिकता दिया गया है इसके बारे में आप थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि राजनीतिक सिद्धांत अध्ययन की हमें आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि राजनीतिक सिद्धांतों की कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं जो राजनीतिक सिद्धांत को समझने में मदद करती हैं। राजनीतिक सिद्धांत मूलतः व्यक्ति की बौद्धिक और राजनीतिक कीर्ति है व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक सिद्धांत अपने आप से एक परिकल्पना होती है जो सही अथवा गलत दोनों हो सकता है और इसकी आलोचना की जा सकती है। अतः सिद्धांतों के अंतर्गत हम विभिन्न चिंतकों द्वारा किए गए अनेक प्रयत्न पाए जाते हैं जो राजनीतिक जीवन के रहस्य का उद्घाटन करते हैं और इन चिंतकों ने अनेक व्याख्यान प्रस्तुत करती हैं जो हो सकता है कि हमें प्रभावित ना करें, परंतु जिनके बारे में हम कोई अंतिम राय सही अथवा गलत स्थापित कर सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन के उस विशेष सत्य की व्याख्या करते हैं जैसा कोई चिंतक उसे देखता है या अनुभव करता है। ऐसे राजनीतिक सत्य की जो अभिव्यक्ति करते हैं हम प्लेटो के रिपब्लिक, अरस्तु के पॉलिटिक्स, इनकी प्लेटो की जो पुस्तक है वो रिपब्लिक, अरस्तु की जो पॉलिटिक्स पुस्तक है, अथवा राल्स की ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में मिलती है। अब दूसरी बात करें तो राजनीतिक सिद्धांतों में व्यक्ति, समाज तथा इतिहास की व्याख्या होती है। ये व्यक्ति और समाज की प्रवृत्ति की जांच करते हैं और एक समाज कैसे संगठित होता है और कैसे काम करता है, इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो ये आपका दूसरे के स्वेच्छा के प्रासंगिकता में आता है। फिर तीसरा आपका इसमें आता है
कि राजनीतिक सिद्धांत किसी विषय पर आधारित होते हैं, अर्थात हालांकि एक विचार को उद्देश्य की प्रकृति की व्याख्या ही होता है, परंतु यह विचारक एक दार्शनिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री, धर्मशास्त्री और समाजशास्त्री कुछ भी हो सकता है। चौथा, राजनीतिक सिद्धांत को उद्देश्य केवल राजनीतिक वास्तविकता को समझना और उसकी व्याख्यान करना ही नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के लिए साधन जुटाना और ऐतिहासिक प्रक्रिया को तेज करना भी, जैसा ही लास्की लिखते हैं, यानी कि लास्की जी ने कहा है इसमें कि राजनीतिक सिद्धांत का कार्य केवल तथ्यों की व्याख्या करना नहीं है, परंतु यह निर्धारण करना भी है कि क्या होना चाहिए। अतः राजनीतिक सिद्धांत सामाजिक स्तर पर सकारात्मक कार्य तथा उनका कार्यान्वयन करने के लिए सुधार, क्रांति अथवा जैसे साधनों की सिफारिश करते हैं। पाँचवां फिर आपका बाद में आता है कि राजनीतिक सिद्धांतों में विचारधारा का समावेश भी होता है। आम भाषा में विचारधारा का अर्थ विश्वासों और विचारों को उस व्यवस्था में होता है जिससे लोग शासित होते हैं। आधुनिक युग में हम कई तरह की विचारधाराएं पाते हैं, जैसे उदारवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद आदि। प्लेटो से लेकर आज तक सभी की राजनीतिक सिद्धांतों में किसी न किसी विचारधारा का प्रतिबिंब अवश्य है। राजनीतिक विचारधारा के रूप में राजनीतिक सिद्धांतों में उन राजनीतियों, मूल्यों, संस्थाओं और व्यवहारों की अभिव्यक्ति होती है जो कोई समाज एक आदर्श के रूप में अपनाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए जाए कि पश्चिमी यूरोप और अमरीकी के सभी राजनीतिक सिद्धांतों के उदारवाद विचारधारा प्रमुख रही है। इसके विपरीत चीन और पूर्व सोवियत यूनियन में एक विशेष प्रकार के मार्क्सवाद का प्रभुत्व रहा। उसके बाद में फिर आपका आता है कि समकालीन समाज में हम कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जैसे गरीबी, अत्यधिक जनसंख्या, भ्रष्टाचार, जातीय तनाव, प्रदूषण, व्यक्ति, समाज और राज्य में विवाद आदि। इस राजनीतिक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण कार्य इन समस्याओं की गहराइयों से अध्ययन और विश्लेषण करके राजनेताओं का वैकल्पिक साधन प्रदान होता है। तो इस तरीके से आपको राजनीतिक सिद्धांत के बारे में और उनकी प्रासंगिकता जो थी वो मैंने बताया। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका दे रखा है केवल 2 प्रश्न करने हैं। खंड सा नहीं, खंड बा मैंने आपको क्लियर किया। खंड सा में आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया गया है। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको 5 शब्दों में, 3 क्वेश्चन में से केवल आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। कोई भी आप एक कर सकते हो। पहला, लोकतंत्र के विचार के उद्भव का ऐतिहासिक विवरण दीजिए। देखिए, लोकतंत्र के जो विचार का जो उद्भव है उसका ऐतिहासिक विवरण देना है यहाँ पे आपको। तो ये सारे आप क्वेश्चन मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो आपको केवल सेक्शन सी के क्वेश्चन अपलोड कराया जाएगा, क्योंकि उसमें से सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा समझने में कठिनाई होगी कि लॉन्ग आंसर होता है तो अच्छे से समझने में नहीं आता, कि भूलने का सबसे ज़्यादा तरीका होता है। 9वां फिर आपका आता है कि मार्क्स के वर्ण संघर्ष के सिद्धांत का वर्णन किया जाए, कि मार्क्स जो वर्ण संघर्ष हैं उसके सिद्धांत का वर्णन कीजिए। फिर 10वां क्वेश्चन आपका है कि विमर्शी लोकतंत्र का वर्णन कीजिए। तो जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो पेपर में। तो ये आपका सेक्शन सी से क्वेश्चन थे। खंड बा, खंड आ और खंड सा, ये तीनों सेक्शन से जो डिवाइड क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर किया, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। वही क्वेश्चन आपको दोबारा यहाँ पे आपको सॉल्व करवाया गया है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आज का यहीं तक के सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर किया है। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में, आपको ज़रूर रिपीट करिए और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। और इसका जो सेक्शन सी का आपका जो क्वेश्चन है वो मैं आपको अपलोड करा दूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। वो सारे क्वेश्चन एक एक करके मैं समझा दूँगा, जो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अच्छे से आप लोग समझ के अच्छे से पेपर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे। और कॉपी लिखने का कुछ इसी तरीके से आपको कॉपी भी लिखना होगा, जो आपको सबसे ज़्यादा अंक पाने का सरल तरीका होता है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर पहुँचूँगा। धन्यवाद दोस्तों।